नमस्कार, मैं अंजना राठौर। जनहित टाइम्स के खास सेगमेंट इतिहास में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि आज की तारीख में क्या कुछ ऐतिहासिक हुआ। 31 दिसंबर का दिन था। ईस्ट इंडिया कंपनी के संस्थापक सदस्यों ने अपनी कूटनीतिक चालों का प्रयोग करते हुए कंपनी ने ब्रिटिश राजघराने में मान्यता हासिल की थी। इसके बाद कंपनी की विधिवत स्थापना के साथ ब्रिटिश राजघराने से जुड़े सर थॉमस स्थिम को कंपनी का पहला गवर्नर बनाया गया। विस्तारवादी नीति के चलते अपना साम्राज्य पूरी दुनिया में स्थापित करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की अनौपचारिक स्थापना वैसे तो 10 अप्रैल 1591 में हुई थी। इसकी स्थापना के लिए जहां इंग्लैंड के तमाम धनी लोग एक साथ आ गए थे, वहीं कानूनी अड़चनों से बचने के लिए उन्होंने ब्रिटिश राजघराने के कई बड़े अधिकारियों को भी इसमें हिस्सेदारी दी गई थी, जिसका फायदा कंपनी को मिला। और 31 दिसंबर 1600 में कंपनी को ब्रिटिश महारानी की इजाजत के बाद इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, भारत, चीन समेत पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति मिल गई। राजघराने से जुड़े सर थॉमस स्थिम कंपनी के पहले गवर्नर बनाए गए थे। इसके बाद कंपनी को रॉयल चार्टर से संरक्षित कर दिया गया, जिसका मतलब था कि कंपनी के पीछे राजसी ताकत का होना। कंपनी को मिली राजसी ताकत के बाद कंपनी ने तमाम दुनिया में अपने पैर पसारने शुरू कर दिए थे। कंपनी ने भारत के गुजरात में अपना पहला लंगर 24 अगस्त 1608 में लगा डाला था। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 404 लोकसभा सीट पर जीत दर्ज कर इतिहास बनाने वाली कांग्रेस की बैठक में सर्वसम्मति से राजीव गांधी को दल का नेता चुना गया था, जिसके बाद राजीव गांधी देश के 7वें प्रधानमंत्री बने थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश के 7वें प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी के कार्यकाल को भारत में कंप्यूटर युग के नाम से जाना जाता है। उनके कार्यकाल में देश की राजनीति में भूचाल लाने वाला बोफोर्स तोप दलाली का मामला भी सामने आया था, जो अंततः 1989 के चुनाव में कांग्रेस की हार का कारण बना। राजीव गांधी के कार्यकाल को विवादित डाकघर विधेयक के लिए भी याद किया जाता है। आपको बता दें कि डाकघर विधेयक में डाकियों को किसी का भी पत्र खोलकर पढ़ने का अधिकार दिया गया। इस विधेयक का जहां तमाम विपक्ष ने विरोध किया था, वहीं तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी इसके पक्ष में नहीं थे। और यही कारण रहा कि भारी बहुमत से लोकसभा और राज्यसभा में पास यह विधेयक अंत में राष्ट्रपति भवन में जाने के बाद कभी बाहर नहीं आ पाया। बात करते हैं लाहौर अधिवेशन की। बात 31 दिसंबर की हो और इतिहास के पन्नों से कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन को ना निकाला जाए तो ये तो आज़ादी के मतवालों के सम्मान में हमारी बड़ी गलती होगी। इसीलिए देश की आज़ादी के लिए अपने जीवन को झोंक देने वाले शहीदों को याद करते हुए हम आपको बताते हैं कि 31 दिसंबर सन 1929 का लाहौर अधिवेशन तत्कालीन पंजाब की राजधानी लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग वाला घोषणा पत्र तैयार किया गया था और पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य घोषित किया गया था। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 31 दिसंबर सन 1929 में आयोजित लाहौर अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास किए गए थे, उनमें स्वतंत्रता और नागरिक अवज्ञा को अहमियत दी गई थी। मोतीलाल नेहरू ने इन प्रस्तावों का समर्थन किया था और जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की लड़ाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ने का ऐलान किया था। लाहौर अधिवेशन में रखे गए महात्मा गांधी के प्रस्तावों पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सत्यमूर्ति केलकर और मनमोहन मालवीय ने विरोध किया था, लेकिन बाद में उन्होंने भी यह स्वीकार किया था कि लाहौर अधिवेशन में रखे गए महात्मा गांधी के प्रस्तावों ने देश की आजादी में काफी बड़ी भूमिका निभाई थी। वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इंडोनेशिया की। आपको बता दें कि इंडोनेशिया को दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित 17,508 द्वीपों वाले देश इंडोनेशिया को 31 दिसंबर 1949 में ही 18 देशों ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता प्रदान की थी। आपको बता दें कि इंडोनेशिया दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश है और यहाँ पर पवित्र कुरान संस्कृत में पढ़ाई जाती है। लगभग 27 करोड़ की आबादी के साथ इंडोनेशिया गणराज्य दुनिया का चौथा सबसे बड़ी आबादी वाला देश है और इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है।
इसके पड़ोस की बात करें तो हम आपको बता दें कि पापुआ न्यू गिनी, मलेशिया से इसकी सीमाएं मिलती हैं, जबकि अन्य पड़ोसी देशों में सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया समेत भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समुद्र शामिल है। यहाँ की इस्लामिक संस्कृति पर हिंदू धर्म का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इंडोनेशिया को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्रता मिली थी। अब बात करते हैं नवाबों के शहर लखनऊ की। नवाबों की नगरी लखनऊ में 31 दिसंबर 1925 को श्रीलाल शुक्ल को उनके समकालीन कथा साहित्य के जगत में उद्देश्यपूर्ण व्यंग लेखक के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक किया था। श्रीलाल शुक्ल हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। वे समकालीन कथा साहित्य में उद्देश्यपूर्ण व्यंग लेखन के लिए विख्यात थे। श्रीलाल शुक्ल का जन्म 31 दिसंबर 1925 को हुआ और उनका निधन 28 अक्टूबर 2011 को हुआ था। उन्होंने 1983 में राज्य सिविल सेवा नौकरी शुरू की। 1989 में भारतीय प्रशासनिक सेवा से अलग होने के बाद श्री शुक्ल ने लेखन कार्य का आरंभ किया। उनका पहला उपन्यास सूनी घाटी का सूरज 1957 में प्रकाशित हुआ था तथा पहला व्यंग अंगद का पांव 1958 में प्रकाशित हुआ था। उनके द्वारा 1958 में तैयार रचना राग दरबारी के लिए 1968 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। श्री शुक्ल को भारत सरकार ने 2008 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो ये था आज का इतिहास। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।